दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी, पर यह कहावत भारत के इतिहास में पहली बार सही होने जा रही थी, क्योंकि 1857 क्रांति के बाद सारे भारतीयों को समझ में आ चुका था कि उन सब का एक कॉमन दुश्मन है, और दुश्मन का नाम क्या है? वही अंग्रेज। जी हाँ, वो ब्रिटिशर्स जो सारे भारतीयों को परेशान कर रहे थे, किसी को एक तरीके से, किसी को दूसरे तरीके से, पर उनका एट द एंड गोल क्या था? हर एक भारतीय को परेशान करना। तो यहाँ से सारे भारतीय एक साथ आते हैं और उनके अंदर एकता की भावना आती है, और यहाँ से युद्ध का नए स्तर से आगाज होता है, और वहीं से एक टर्म निकल के आता है। उस टर्म को क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म। तो सबसे पहले हम समझते हैं नेशनलिज्म क्या होता है। नेशनलिज्म एक विचारधारा है। किसके बीच में? नेशनलिज्म उन लोगों के बीच की एक विचारधारा है जो आपस में सेम कल्चरल, हिस्टोरिकल या फिर पॉलिटिकल बैकग्राउंड शेयर करते हैं। ठीक है, तो नेशनलिज्म क्या है? एक यूनिटी की विचारधारा है। किसके बीच में? उन लोगों के बीच में जो हिस्टोरिकल या फिर कल्चरल या फिर पॉलिटिकल बैकग्राउंड शेयर करते हैं। तो उनको समझ में आता है कि हमको अपने देश के लिए कुछ करना है, और उसी देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म बोलते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर लिख रखा है आपके लिए, नेशनलिज्म इज द सेंस ऑफ यूनिटी आइडेंटिटी अमंग द पीपल शेयरिंग कॉमन होमलैंड। मतलब एक मातृभूमि उनके सेम होती है, हिस्ट्री उनका जो पुराना कल्चर होता है वो सेम होता है, और उनके अंदर एस्पिरेशंस मतलब जो भावनाएं होती है कुछ करने के लिए वो सेम होती है। तो वो समझ चुके होते हैं कि अब हमारे देश को हमारी ज़रूरत है, और वो अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं। तो उसी से टर्म क्या निकल के आता है? नेशनलिज्म। और जो लोग उसको फॉलो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? नेशनलिस्ट। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेशनलिज्म और कुछ नहीं, एक विचारधारा है अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की। किसके बीच में? उन लोगों के बीच में जो एक सेम कल्चरल, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड शेयर करते हैं। अब देखिए, जो नेशनलिज्म की विचारधारा है वो एक दिन में नहीं आई होगी। 1857 क्रांति के बाद भी लगातार अंग्रेज इंडियंस को परेशान कर रहे थे, और अब वहाँ से अलग अलग जगह से अलग अलग तरह के लोग निकल के आ रहे थे कि हमको अपने देश के लिए कुछ कर गुजरना है। तो हम पहले पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर थे जिन्होंने नेशनलिज्म को जन्म दिया। सबसे पहला फैक्टर क्या आता है? पीजेंट फेस्ड हैवी टैक्सेस। हम आप सब जानते हैं पीजेंट मतलब क्या होता है? किसान भाई लोग। अंग्रेजों ने हमारे किसानों के ऊपर हैवी टैक्स लगा दिया था, लगभग 40 से 50%। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। लगभग उनको अपने प्रोडक्शन का आधा हिस्सा अंग्रेजों को टैक्स के फॉर्म में देना पड़ता था। अगर टैक्स नहीं दे पाओगे तो तुम्हारी ज़मीन हड़प लेंगे। इससे जो इंडियन किसान थे वो काफ़ी परेशान हो चुके थे, तो वो एक साथ आते हैं और विद्रोह कर देते हैं। आर्टिशंस वर रूइंड बाय ब्रिटिश गुड्स। आर्टिशन मतलब होता है भारत के कारीगर। अब आप समझिए, भारतीय किसी भी चीज़ को हाथ से बनाते थे, अंग्रेज किसी भी चीज़ को मशीन से बनाते थे। एक तो मशीन से बनी हुई चीज़ अच्छी बनती है और साथ में बहुत जल्दी बनती है। तो यहाँ से जो इंडियन मार्केट्स में जो आर्टिसन गुड बिक रहे थे उनकी डिमांड कम हो गई, क्योंकि लोग वही खरीदेंगे जो सस्ता होगा। तो यहाँ से क्या होता है? वो पूरी तरीके से दब गए थे किसके? ब्रिटिश गुड्स के सामने। तीसरा आता है वर्कर्स इंड्योर्ड लो वेजेस। अंग्रेज आप समझिए भारत के लोगों से गधा मजदूरी कराते थे, मतलब उनसे इतना ज़्यादा काम कराते थे, और पैसे कितने थे? एकदम थोड़े से। भाई हाल हो गया ऊँट के मुँह में जीरा। ठीक है, अब अगला क्या है? यहाँ पे केवल कम पढ़े लिखे लोग ही नहीं परेशान थे, यहाँ पे एजुकेटेड क्लास भी परेशान थे। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था। अब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा तो एक तरीका बचता है नौकरी करने का। नौकरी किसके यहाँ? अंग्रेजों के यहाँ। नौकरी तो करोगे मगर केवल एक दफ्तर बाबू बन के, कभी तुम्हारा प्रमोशन नहीं होगा। हमने आपको पिछले चैप्टर पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा पिछला वीडियो देखिए, कैसे वहाँ पे मिलिट्री कॉजेज ने जो है क्रांति को जन्म दिया था। तो सेम वैसे यहाँ भी था कि जो एजुकेटेड इंडियंस थे, अगर आप आर्मी में जाते हैं तो आपकी हद है प्रमोशन कहाँ से होगा? सूबेदार तक। उससे ऊपर आप कभी नहीं जा पाएंगे, मतलब आप नौकर के नौकर रह जाएंगे। तो यहाँ से ये सारे रीजंस थे क्या जिससे अंग्रेज इंडियंस को परेशान कर रहे
थे। अब देखिए जो आपकी स्क्रीन पे आदमी दिख रहा है ना, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला, जी हाँ, ये उस समय भारत का सबसे बड़ा दुश्मन था। नाम पता क्या था इसका? लॉर्ड लिप्टन। भारत में केवल 4 साल रहा था, मगर 4 साल में ऐसी तबाही मचा दिया था ना कि हर एक भारतीय परेशान हो गया था। सबसे पहले इसने क्या किया, इसने एक ग्रैंड दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज कराया। ठीक है यार, करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत है, क्योंकि कराने की टाइमिंग बहुत गलत थी। ये उस समय हुआ था जब पूरा भारत एक फैमाइन मतलब एक अकाल से जूझ रहा था। सोचो, एक राजा, उसकी प्रजा अकाल से जूझ रही है और राजा बढ़िया जश्न मना रहा है, ऐसो आराम कर रहा है। कहाँ का नियम कहता है ये? यही गलती किया किसने? लॉर्ड लिप्टन ने। जब पूरा भारत फैमाइन से जूझ रहा था तो इसने क्वीन विक्टोरिया को इंडिया बुलाया, उनको कैसरे हिंद का टाइटल दिया और लाखों रुपया उड़ा दिया। फर्क नहीं पड़ता भारतीय जिए चाहे मरे। तो ये सबसे बड़ी गलती थी इनकी, क्या? दिल्ली दरबार को ऑर्गेनाइज कराना। दूसरा पता क्या इसने किया? वर्नेकुलर प्रेस एक्ट। अब देखिए, आपने देखा होगा आज अगर पूरे भारत के किसी भी हिस्से में कोई भी गलत चीज होती है, आपको सोशल मीडिया से पता चल जाता है और तुरंत आवाज उठने लगती है। ठीक है, उस समय सोशल मीडिया था नहीं, एकमात्र मोड ऑफ कम्युनिकेशन था न्यूज़पेपर। तो भारतीय जो पढ़े लिखे थे वो समझ चुके थे कि अगर हमको अपनी बात हर एक तबके तक पहुंचानी है तो न्यूज़पेपर के द्वारा पहुंचानी पड़ेगी। तो जो क्रांतिकारी थे वो न्यूज़पेपर में अपनी चीज़ लिखने लगे थे। अब जब वो न्यूज़पेपर में चीज़ लिखने लगे तो अंग्रेज समझ चुके थे यार ऐसे तो हमारी दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने क्या लॉन्च कर दिया? वर्नेकुलर प्रेस एक्ट। मतलब अब आपको न्यूज़पेपर में कुछ भी छापने से पहले अंग्रेजों से पूछना पड़ेगा। मतलब ऐसे कल न्यूज़पेपर आने वाला है ना, तो उसकी एक कॉपी अंग्रेजों के ऑफिस में आज शाम को पहुंच जाएगी। अगर उसको अंग्रेज अप्रूव करते हैं तो आप छाप पाओगे, अगर अंग्रेज अप्रूव नहीं करते हैं तो आप नहीं छाप पाओगे। इसको लाने वाला भी कौन था? लॉर्ड लिप्टन। हाँ, ये बाद में हट गया था, लॉर्ड रायपन ने इसको बाद में 1882 के आसपास इसको रिपेल कर दिया था, तो काफ़ी गलत चीज़ थी। अच्छा देखो, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट अगर आएगा आप क्या बोलोगे? अकॉर्डिंग टू वर्नेकुलर प्रेस एक्ट इट फॉरबिड इंडियन न्यूज़पेपर टू पब्लिश एनीथिंग इन वर्नेकुलर लैंग्वेज। क्योंकि तुम अगर मान लो हिंदी में अंग्रेजों को गाली दे दोगे ना तो अंग्रेज समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए अंग्रेजों ने क्या बोला कि वर्नेकुलर लैंग्वेज में तुम कोई भी चीज़ छाप नहीं सकते हो बिना अंग्रेजों के परमिशन के। अच्छा सर, तो क्या ये किसी भी प्रेस पे इसका एक्शन हुआ? बिल्कुल हुआ। सबसे पहले सोम प्रकाश बंद होती है। सोम प्रकाश एक किताब का नाम है जो कौन लिखते थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनके ऊपर एक्शन हो जाता है। अच्छा अभी आप समझना, इसमें क्या था कि कोई भी चीज़ आप इंडियन लैंग्वेज मतलब वर्नेकुलर लैंग्वेज नहीं छाप सकते हो। ये बहुत बढ़िया आदमी थे, उनका नाम क्या था? शिशिर कुमार घोष। ठीक है, शिशिर कुमार घोष की एक किताब थी, उसका नाम क्या था? अमृत बाजार पत्रिका। बंगाल में छापते थे ये अमृत बाजार पत्रिका। इनको रात में बदलता है कि अंग्रेज इनके ऊपर छापा मारने आ रहे हैं। इन्होंने एक वर्ड को पढ़ा, यहाँ पे क्या लिखा? इंडियन लैंग्वेज में छापना नहीं अलाउ है ना। इन्होंने तुरंत इंग्लिश में छापना शुरू कर दिया। समझ रहे हो? अंग्रेज छापा मारने आए थे क्योंकि ये बंगाली में छाप रहे थे, मगर इन्होंने कहा कि अरे इसमें तो लिखा हुआ है इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर। मतलब इन्होंने किस में छापना शुरू कर दिया? बंगाली में। अब 1.5-2 महीना अंग्रेज सामने देख रहे थे, ये आदमी अंग्रेजों को सामने खड़े हो गाली दे रहा था, मगर अंग्रेज कुछ नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पाए थे? दिमाग का खेल है, क्योंकि इसमें लिखा था इंडियन लैंग्वेज नहीं छाप सकते हो, इंग्लिश में छाप सकते हैं ना। ये आदमी इंग्लिश में अंग्रेजों को गाली दे रहा था। अब आपको मजेदार चीज बताते हैं, आपने इसका नाम सुना है? ABP न्यूज। हाँ, ये वही ABP न्यूज है जो आपके टीवी पे आता है। उसी का फुल फॉर्म क्या था? अमृत बाजार पत्रिका। वही शिशिर कुमार घोष हैं। तब दिमाग से खेले थे, आज भी दिमाग से खेल रहे हैं। तो वर्नेकुलर प्रेस एक्ट में क्या था कि इंडियन न्यूज़पेपर जो है वो किसी भी चीज को वर्नेकुलर लैंग्वेज छाप नहीं सकता है। अगर उसको छापना है तो उसमें अंग्रेजों की परमिशन लेनी पड़ेगी। साथ में ये आर्म्स एक्ट भी लेके आता है। इसमें यह था अगर किसी भी भारतीय को अपने हथियार रखने हैं तो उसको अंग्रेजों से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा चलो ये सब तो ठीक था। इसने एक और चीज गलत किया, वो पता क्या किया? इन्होंने ICS एग्जामिनेशन मतलब इंपीरियल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मतलब IS, हाँ UPSC का एग्जाम पास करने की मिनिमम एज क्या कर दिया?
21 से 19 कर दिया। आप सोचो यार, आपको 21 साल क्यों ना पहले पास करना, वो भी काफी मुश्किल था। अब बोले 21 में भी काफी इंडियन पास कर ले रहे थे, इसने कहा 21 नहीं, अब तुमको 19 से पास करना है। सोचो 19 साल की उम्र, तुमको ग्रेजुएशन भी करना है, यूपीएससी की तैयारी करना है और पास भी करना है। आज का आदमी 35 साल में नहीं कर पाता है, तब भी हमारे आपके यहाँ इतने पढ़े लिखे भारतीय थे कि वो 19 साल की उम्र में तब भी उन्होंने यूपीएससी पास करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये पेपर तब इंडिया में नहीं होता था, तब ये पेपर इंग्लैंड में होता था। आपको तैयारी करने भी इंग्लैंड जाना है और पेपर देने भी कहाँ जाना है, इंग्लैंड जाना है। अगला चीज क्या लेके आता है पता है आपको, सीपी एल्बर्ट बिल। देखो चीज देखने में क्या है, जैसे मान लो पहले क्या था कि दो तरह के जज थे, एक इंडियन जज था, एक ब्रिटिश जज था। ठीक है, जो ब्रिटिश जज था वो किसी का भी केस देख सकता था, वो इंडियंस का भी देख सकता था और वो ब्रिटिशर्स का भी देख सकता था। ठीक है, मगर जो इंडियन जज था ना, वो केवल इंडियन से केस देख सकता था, वो कभी भी ब्रिटिशर से केस नहीं दे सकता। उनको पता था अगर इंडियन कभी ब्रिटिशर से केस देखेगा ना तो वो पक्का सजा सुना देगा उसको, तो यहाँ पे वो पार्शियलिटी करते थे। तो जब सीपी एल्बर्ट बिल आता है, इसमें यह प्रपोज किया गया कि अब यहाँ से जो इंडियंस है ना वो ब्रिटिशर से केस भी देख पाएंगे। क्या आपको लगता है एक्ट पास हो पाएगा? बिल्कुल आपने सही सोचा, ये एक्ट कभी पास हो ही नहीं पाया। क्यों नहीं पास हो पाया? क्योंकि आप सोचो यार, अगर इंडियन जो है अंग्रेजों के केस देखेंगे ना तो उनके लिए काफी दिक्कत की बात हो जाएगी, क्योंकि जिस चीज पहले वो सही बोलते थे अब वो चीज क्या साबित हो जाएगी, गलत साबित हो जाएगी। तो ये था एल्बर्ट बिल कि इसमें मतलब पूरा आजादी दी गई किसको, इंडियंस को, कि वो भी अंग्रेजों केस देख सकते हैं। आई होप यहाँ से आपको चीज क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, पहले ये चीज पूछता था एकदम वन वर्ड में, आजकल वन वर्ड में नहीं आता है, इस तरह आता है कि नेम द बिल पास्ड बाय या फिर प्रपोज टू पास द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन विच इंडियन जज कैन ट्रायल अ ब्रिटिश क्रिमिनल। तो आंसर क्या होगा, सीपी एल्बर्ट। इसके लिए आपको कॉमन अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, क्योंकि चीजें पहले काफी आसान आती थी, अब बोर्ड का पैटर्न काफी चेंज हो गया है। अगला आता है सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, क्या आता है, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। अब भारत में कुछ ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने आग लगाई। अब आग लगाने के साथ साथ भारत में कुछ ऐसे समाज सुधारक भी थे जो भारत में कुछ खराब चीजें थी उनको सही करने की कोशिश कर रहे थे। उसमें से सबसे पहला नाम क्या आता है, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा बैन किया। ठीक है, साथ में सती प्रथा जानते हैं ना कि अगर किसी भी वुमेन का या फिर किसी भी लड़की का हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो लड़की को जिंदा जला दिया जाता था, तो बोलते सती माता हो गई। अरे सती कैसे हो गई यार, उसकी अपनी जिंदगी है खुद की। साथ में इन्होंने वुमेन राइट पे बात उठाई, साथ में इंग्लिश एजुकेशन का प्रमोट किया और उन्होंने एक किताब लिखी, नाम क्या था, संवाद कौमुदी, और एक और किताब लिखी उसका नाम क्या था, मीरत उल अकबर। ठीक है, तो इन्होंने ये सब चीजें किया जिससे भारत के समाज में काफी सुधार आ सके। अब देखो टाइटल जो है ना, राजा राम मोहन रॉय, ये कहीं के राजा नहीं थे, इनको टाइटल दिया था किसने, अकबर टू ने, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड भेजा था इनको अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए। अगले आदमी आते हैं ज्योतिबा फुले। ये कास्ट ऑपरेशन के लिए लड़ रहे थे। किसके लड़ रहे थे, कास्ट ऑपरेशन के लिए। जी, ज्योतिबा फुले ने जो है कास्ट ऑपरेशंस की लड़ाई किया। साथ में इन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन किए और एक सोसाइटी बनाते हैं। सोसाइटी का नाम क्या है, सत्य शोधक समाज। सोसाइटी का नाम क्या है, सत्य शोधक समाज। अब देखिए आपको एक बढ़िया बात बताते हैं, ज्योतिबा फूले ने पहले जो है गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन किए। उसके लिए इन्होंने सबसे पहले अपनी वाइफ का नाम क्या था, सावित्री बाई फूले। सबसे पहले इन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ाया, फिर अपनी वाइफ से बोला कि अब तुम जाके गर्ल्स के लिए पढ़ाओ। आपको पता है इन्होंने पहला स्कूल ओपन किया था महाराष्ट्र में गर्ल्स के लिए। तो अब सावित्री बाई फुले लड़कियों को पढ़ाने आती थी। तो भारतीय समाज हमारा इतना खराब है ना कि जब कोई आदमी कोई चीज सही करने आएगा उसको इतनी गाली देगा। समझ लो सावित्री बाई फुले अपने साथ 2 साड़ी लेके आती थी। जब ये पढ़ाने आती थी तो एक साड़ी रास्ते में पहन के आती थी, उसमें आदमी इतना गोबर फेंक के मारता था ना कि इनको ये साड़ी उतार के दूसरी साड़ी पहन के पढ़ाना पड़ता था। तो आप समझ लो कितनी खराब व्यवस्था थी उस समय भारत देश में। तो इन्होंने क्या किया, कास्ट
ऑपरेशन में बात किया, मतलब जो समाज में जाति धारणा थी, जात के बेस से भेदभाव था, उसको खत्म किया। गर्ल्स के लिए स्कूल चालू किए और सत्य शोधक समाज की स्थापना किया। अगले आदमी आते हैं दयानंद सरस्वती। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया, साथ में शुद्धि मूवमेंट लेके आए। शुद्धि मूवमेंट जानते हो क्या था? इन्होंने बोला कि वो हिंदू जो किसी दूसरे धर्म में परिवर्तित हो चुका है, आपको मौका दे रहे हैं, अगर आप चाहो तो वापस हिंदू बन जाओगे, ठीक है, कुछ रिचुअल होंगे उनको फॉलो कर लेना। उसको क्या बोलते हैं? शुद्धि मूवमेंट। साथ में इन्होंने काफी गुरुकुल की स्थापना किया। ठीक है, अच्छा, यहां से हमारा अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा। टॉपिक का नाम क्या है? कैसे कांग्रेस बनी। यहां से इंडियंस को समझ में आ चुका था कि अगर हमको अपनी बात अंग्रेजों तक पहुंचानी है तो उसके लिए हमको एक बॉडी चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी जाके अंग्रेजों से बात नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने एक ग्रुप बनाने का सोचा, उसी ग्रुप का नाम क्या था? कांग्रेस। देखो यार, बनाया भले भारतीय द्वारा गया था, पर असली बनाया इसको अंग्रेजों ने था। अब इसके लिए आप अगले वीडियो का इंतजार करिए, हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो हमको आपको लगता है भारतीयों ने बनाया था, पर असलियत में अंग्रेजों ने बनाया था। किसके लिए? अपने लिए, अपने फायदे के लिए। ऐसे नहीं लाला लाजपत राय ने इसको सेफ्टी वॉल का नाम दिया है। तो इस तरह जो अंग्रेज ही नहीं, केवल साथ में इंडियन भी हमको आपको साथ मिलकर बेवकूफ बना रहे थे। सारे इंडियन नहीं, कुछ अमीर इंडियन जो कि अंग्रेजों की चापलूसी करते थे। आप समझ रहे हो ना? जो कि अंग्रेज चापलूसी करते थे, वो हमको मिलकर साथ में बेवकूफ बना रहे थे। आज भी यही हाल है। काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन आपको उनको बेवकूफ बना रहे हैं। क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? क्योंकि हमारे आपके दौरान उनका बिजनेस चल रहा है। अगर हम आप बेवकूफ नहीं बनेंगे ना तो उनका बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो हम अगले वीडियो में देखें कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है, जो कि अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए बनाई थी। ये कोई इंडियंस का फायदा नहीं था इसमें। तो आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो चुका होगा नेशनलिज्म क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर ने जो है नेशनलिज्म की भावना को जन्म दिया था। सो आई होप दिस वीडियो इज हाईली helpful to you. Thank you. Subscribe the channel and stay tuned for the next video, जो कि किस पर रिलेटेड होगा? फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और बोर्ड में इसमें इससे जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा आ रहे हैं और काफी कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं।